हिंदुस्तान की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। गुज़श्ता 20 सालों में हिंदुस्तानी कारोबारी तारीख में हेवल्स के स्टॉक की कीमतों में बेशुमार इजाफा हुआ। 70,490%, जो कि सिर्फ 1.58 रुपए से 1082 तक जा पहुंचा 2022 में, जबकि 2001 में हेवल्स में सिर्फ 10,000 की सरमायाकारी की गई थी। जबकि आज इसकी वर्थ कमोपेश 18 करोड़ है, जिसमें स्टॉक स्प्लिट्स शामिल हैं, जबकि डिविडेंड्स गैर शामिल हैं। और सबसे हैरानकुन इस कंपनी के बारे में बात यह है कि इस कंपनी को लेजेंडरी बना दिया गया था, वो भी एक आम ड्राइंग टीचर की मदद से, सिर्फ 90 रुपए की तनख्वाह के साथ, जो कि कुछ ही दिनों में हिंदुस्तानी कारोबारी तारीख का एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। ये आदमी जिसके बारे में बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि कीमत राय गुप्ता है। तो अब सवाल ये है कि इस कारोबारी शख्स की आखिर क्या हिकमत अमली है कि जिसने हेवल्स को इसके इन्वेस्टर्स के लिए सोने की कान में बदल दिया। ये कहानी 1948 की है कि जब हवेली राम गांधी ने एक कंपनी रजिस्टर की जिसे हेवल्स हवेली का नाम दिया गया, जिसमें बिजली की मसनूआत जैसे कि स्विच गियर्स और स्टार्टर्स और मीटर्स शामिल थे, जिनको वो इम्पोर्ट करने के बाद अपने ब्रांड के नाम के साथ मार्केट में फरोख्त करता था। यहाँ तक कि इसने इन्हें खुद तैयार करना शुरू कर दिया, इन्हें मुकामी मार्केट में फरोख्त करना शुरू कर दिया, और इसके मुस्तकिल मेयार और ब्रांड की वजह से इसकी मसनूआत मार्केट में रिनॉल्ट नेम बन गई। और कोइंसिडेंटली मार्केट में एक और डिच कंपनी थी हेवल्स के नाम से, जो कि एक गैर मुल्की कंपनी थी, जिसकी वजह से हेवल्स को एक एस्पिरेशनल वैल्यू मिली। लेकिन बदकिस्मती से इसकी बीवी की मौत और बेटे की खुदकुशी ने ज़ील ऑफ रनिंग द बिजनेस को खो दिया। और जब हवेली इन मसाइब से दो चार थी, इसके बरक्स दूसरी तरफ 1958 से 1971 के दौरान अंकल नेफ्यू डुओ एक कंपनी को चला रहे थे, जो कि गुप्ता जी एंड को के नाम से मार्केट में काम कर रही थी। और ये कंपनी मेयार और एतमाद के लिहाज से बहुत अच्छी कंपनी थी, जो कि एक मिडलमैन के तौर पर काम कर रहे थे, जो ना ही मैन्युफैक्चरर्स थे और ना ही इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए कोई खास अमाउंट और माली वसाइल थे। तो बुनियादी तौर पर मिडलमैन थे, जिन्होंने होलसेलर से मसनूआत खरीदी और फिर इन्हें स्मॉलर रिटेलर्स को फरोख्त करते थे। और ये नेफ्यू कोई और नहीं बल्कि कीमत ड्राय गुप्ता था। अगरचे इनका कारोबार चल रहा था बहुत अच्छी तरह, लेकिन ये इस तरह की एक कमजोर पोजीशन में थे कि अगर कभी किसी वक्त रिटेलर्स को भी अच्छा दूसरा मैन्युफैक्चरर मिलता तो वो फिल फॉर इसके साथ ही कारोबार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन लॉजिस्टिक्स के अलावा भी। तो जब इन दोनों ने थोड़ी तहकीक की और थोड़ी कोशिश की तो अंदाजा हुआ कि असल सोने की कान तो मैन्युफैक्चरिंग में है। लिहाजा इन दोनों ने एक फैक्ट्री की तामीर के बारे में सोचा कि जिनसे इनके मुनाफे में भी इजाफा हो सकता था और अहम तरीन स्टेक होल्डर्स बन सकते थे। लेकिन इन सब में एक मिसाल ये भी था कि एक फैक्ट्री की तामीर में बहुत ही ज्यादा लागत और पैसा दरकार था, जो कि इनके बैंक बैलेंस पर बहुत ही ज्यादा हैवी था। लेकिन इन तमाम तर मुश्किलात के बाद इन्हें इन सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जो कि थी इनका अहम क्लाइंट हेवल्स की तरफ चल पड़ा। और उसी दौरान एक हुकूमती ऐलान के पेश नजर इन्हें बहुत से मुसाइब का सामना करना पड़ा। इस दौरान इनके माली हालात, कंपनीज फाइनेंशियल्स भी कुछ ठीक नहीं थे। अगर चाहे इनका मार्केट में एक नाम था, लेकिन इनकी बार कंपनी की मैनेजमेंट ने कंपनी को फरोख्त करने का सोचा। और इसी दौरान मिस्टर इंदर माता, जो कि इस कारोबार की भागदौड़ संभाल रहे थे, इन्होंने QRG, जो कि दोनों चचा भतीजे की एक मशहूर जमाना कंपनी थी, हेवल्स की पेशकश की कंपनी को खरीदने के लिए। और ये वो जगह थी कि जहां QRG की कारोबारी जहानत अमल में आई। अब चूंकि वो बहरहाल इसके तासुब में थे और इनका मैन्युफैक्चरिंग में आने का इरादा भी था, लिहाजा इन्होंने इसकी खरीद का फैसला किया। लेकिन QRG ने कहा कि वो सिर्फ 7 लाख रुपए देंगे, वो भी हेवल्स कंपनी को खरीदने के लिए नहीं बल्कि कंपनी की गुडविल और इसका ब्रांड नेम खरीदने के लिए, जिसका मतलब था कि वो हेवल्स का कोई भी फिजिकल एसेट्स नहीं खरीदेंगे। अब यहाँ सवाल ये है कि सबसे ज्यादा ब्रांड्स पहले से ही सख्त मुकाबले में थे, तो ऐसे में एक ब्रांड क्यों कर प्रीमियम सेगमेंट में बराह रास्त दाखिल हुआ और आते ही अपनी एक जगह बनाने में कामयाब हुआ। अब ये वो जगह है जहाँ एक और अहम कारोबारी बसीरत आती है, जिसमें ब्रांड वैल्यू भी बहुत अहम थी। अब इसको समझने के लिए एक बहुत ही क्लासी मिसाल है नाइक और बाटा की। अब अगर आप एक जूते का जोड़ा खरीदने में 5,000 रुपए खर्च करते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप एक 5,000 रुपए का नाइकी जूता या दूसरा 5,000 रुपए का बाटा ब्रांड जूता हो, तो आप किस ब्रांड को खरीदना चाहेंगे। अब अगर आप 90 की दहाई के हैं तो आपको याद होगा कि हमेशा से बाटी और नाका ही बजट का ऑप्शन कार रहा, जो कि हमेशा की तरह एक फैंसी प्रीमियम ऑप्शन रहा है। तो जानबूझकर या नादानस्ता तौर पर हमारे पास बाटा के जूते की कीमत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30,000 रुपए थी, लेकिन इसके बाद से नाइकी को एक प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर समझा जाता रहा, यहाँ तक कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कीमत को आगे बढ़ाने के काबिल हो गई। फिर मजीद इससे आगे जैसे जैसे लोगों में मकबूलियत होती गई, इसकी कीमतों में इजाफा होता गया।
जैसे कि 19,000 जॉर्डन की कीमत, जबकि 31,000 रुपए एयर मैक की थी। इतनी ज्यादा कीमत होने के बावजूद लोग अब भी नाइकी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। और आपने यही सब देखा होगा एप्पल के केस में। अब सबसे सस्ती मसनूआत हमेशा के लिए बजट के हाथ में होती है, लेकिन मोस्ट एक्सपेंसिव हमेशा ही अनइमेजिनेबल प्राइस की हामिल होती है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप एक बार खुद इस कदर स्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर ये प्राइस ब्रैकेट्स आपके आगे कोई मानी नहीं रखती। अब आज भी अगर आप देखें हेवल्स फैंस की प्राइस दूसरे बड़े ब्रांड्स के मुकाबले में, तो ओरिएंट फैंस की प्राइस ब्रैकेट 12,000, जबकि बजाज 7,000 रुपए, क्रॉम्पटन की कीमत 15,000 रुपए है, लेकिन हेवल्स फैंस की कीमत 34,000 रुपए और यहाँ तक कि 61,000 रुपए को भी टच करके आ चुकी है। इसी तरह इन्होंने स्विचेस सेगमेंट में भी बहुत ज्यादा कोशिशें और जद्दोजहद के बाद अपना नाम बनाया। और ये पॉइंट हमें तीसरे हेवल की तरक्की के तीसरे थर्ड पिलर पर लाता है, जो कि है इनकी मार्केटिंग। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि हेवल्स ने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में गना कदर मेहनत की। और सबसे अहम इनकी स्ट्रेटेजिक अपीयरेंसेस हैं क्रिकेट मैचों के दरमियान और खास तौर पर IPL में, जो आज भी बाज लोगों की मेमोरीज का हिस्सा है। इन सबसे अहम जो नुकता है इनकी मैसिव एक्सपेंशन का, वो है इनका एक डाइवर्सिफिकेशन टाइम, जो कि एक वसी पैमाने तक फैला हुआ। इसमें इलेक्ट्रिक मीटर्स, एक्वायरिंग टावर्स, ट्रांसफार्मर्स, रेफ्रिजरेटर्स शामिल हैं, जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस में कस्टमर की पहुंच तक थी। यही इन्होंने स्विचेस की फील्ड में भी किया, जो कि एक्वायरिंग क्राइटेरिया की वजह से मुमकिन हुआ। इस कदर इनसेन ग्रोथ के बावजूद और इस कदर एक्सपीरियंसेस रैपिड एक्सपेंशन टाइम के बावजूद और गना कदर मेकिंग एक्स्ट्रावेजेंट एक्विजिशन जैसा कि सिल्वेनिया, इन सब के बावजूद आज भी इंडस्ट्री में इनकी सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट बैलेंस शीट्स है। अब आते हैं आज के केस स्टडी के अहम पॉइंट पर कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और एक सेफर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो बॉन्ड मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है। अब इस आइकॉनिक राइज ऑफ हेवल से हमें 3 बड़े सबक सीखने की जरूरत है। एक तो है ब्रांड वैल्यू और दूसरा है टाइम जो वो ब्रांड मार्केट में गुजारता है। इसके कुछ फवायद भी हैं कि ये इंतहाई कीमती बनाता है इस ब्रांड को, क्योंकि ये खरीदने वाले के वक्त और टाइम को बेचता है। और इस मामले में नेटवर्क बनाया गया था QRG ब्रांड वैल्यू ने हेवल्स का फायदा उठाने के लिए, जिसमें स्टैंड इलेक्ट्रिकल्स और यहाँ तक के लॉयड्स भी इसमें शामिल थे। और सबक नंबर 2 वो ये कि मार्केट में आने से पहले हमेशा अपने सेगमेंट का बगौर मुताला करें, क्योंकि आने वाले वक्तों में यह आपकी किस्मत को बदल सकता है। और इस मामले में हमने देखा कि किस तरह एहतियात से QRG ने अपने सेगमेंट को चुना, इसका इंतखाब किया और हेवर्स एंड क्राफ्टरी ब्रांड को एक मखसूस से कीमत में मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया और फिर इसने मेयार में भी कोई फर्क नहीं रखा। अब अगर आप कुछ अनुकूल सा मार्केट में बेच रहे हैं जैसा कि वायर्स, MCVs और फैंस वगैरह, और आप जानते हैं अपने ब्रांड के मैसेज को लोगों तक, कस्टमर्स तक पहुंचाना, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ ब्रांड रिकॉल वैल्यू को एक्वायर कर सकते हैं, जो कि किसी भी कंपनी का एसेट हो सकती है। और अपने ब्रांड की डाइवर्सिफिकेशन पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।